अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अगर नहीं जा रहे तो फिर भी ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि जो आपका फैमिली मेम्बर कोई ना कोई जाने वाला है, इसको वीडियो लाजमी दिखाएं। ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत सारे लोगों की रहनुमाई करना है, और जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश किसी भी देश से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम मुसलमानों के लिए है जो भी उम्रा और हज की ख्वाहिश रखते हैं। क्योंकि जो सवालात, जो बात आपको बताऊंगा, जो मालूमात आपको मैं दूंगा, वो मालूमात बहुत ज़्यादा कसरत से पूछे जाने वाले सवाल जवाब हैं। और वो मालूमात ख़ास कर जो पहली मरतबा उम्रा पर जाते हैं, उनके जहन में लाजमी ये सवालात होते हैं। तो इसलिए ये तमाम तर मालूमात बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आपको ये तमाम तर मालूमात मिल गई तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा और बहुत सारे मुसलमानों का भला हो जाएगा। आप भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना, और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तमाम मालूमात इस वीडियो में वीज़ा, फ़्लाइट, ट्रैवल, फूड, ट्रांसपोर्ट, हर तरह की मालूमात जो भी आप चाहते हैं आपको इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी उम्रा पर जाना है, इसके लिए सबसे पहले तो एयरलाइन, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि एयरलाइन कौन सी होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा कि जो भी बजट एयरलाइन है, जो भी आपको पसंद है, सूटेबल करते हैं, उस एयरलाइन पे आप जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वक्त में किसी एक एयरलाइन की टिकट अच्छी जा रही होती है, दूसरी की कम हो रही होती है, और किसी वक्त में दूसरी की कम हो रही होती है। इसी तरह टाइमिंग का भी मसला होता है। जैसा कि रमज़ान में फ़्लाइट्स जो है इसमें काफ़ी रश होता है, तो टिकट आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है, और दूसरे दिनों में रश जब कम होता है टिकट आपकी सस्ती हो जाती है। इसी तरह अगर आप वाया से जाते हैं किसी और कंट्री से होते हुए, दैन आपको टिकट सस्ती पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं फिर एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान से एमिरेट्स एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन करवाते हैं या इत्तेहाद एयरलाइन, वो एक्सपेंसिव पड़ती है। इसकी निस्बत अगर आप फ़्लाई नास करवाते हैं या एयर ब्लू करवाते हैं या PIA करवाते हैं या कोई और दूसरी एयरलाइन करवाते हैं, तो वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास सामान जो आपने कैरी करना है वो क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एहराम होता है, अबाया होता है। इसी तरह आपने ये ध्यान रखना है कि एहराम आप कोशिश करें तौलिए वाला लेके जाएं, बल्कि एक कपड़े वाला ले जाएं, एक तौलिए वाला ले जाएं, क्योंकि जो टॉवल वाला एहराम है वो अच्छी तरह से जिस्म पर फिक्स हो जाता है, वो बार बार सिलकता नहीं है, स्लिप नहीं होता। जबकि जो कपड़े वाला एहराम है वो बार बार जिस्म से स्लिप होता रहता है। और इसी तरह आप हैंड कैरी बैग भी लेके जाएंगे, और इसी तरह एक छोटा सा बैग जो पीछे आप पहनते हैं वो आपने लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि आपको मस्जिद नबवी में, हरम शरीफ में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और वहाँ पे जूते रखने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं होती। अगर आपके पास जूता एक्सपेंसिव है तो फिर वो गुम होने का ख़तरा होता है। इसीलिए आपने बैग एक साथ रखना है ताकि अपने पीछे लटका लें। उसमें बेशक आप पासपोर्ट, अपना वीज़ा, जो भी चीज़ें हैं वो भी रख सकते हैं, या फिर आप उसमें जूते वगैरह रख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल सादी सी चप्पल जो लेलन की होती है वो पहन कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे फिर ये चीज़ें गुम होने का ख़तरा होता है, तो एक्सपेंसिव चीज़ से आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तीसरा दोस्त पूछते हैं कि काफ़िले के साथ हम जाएं या अकेले जाएं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप काफ़िले के साथ जाएंगे तो उसमें एक आपका सरबरा भी होगा जिसको अमीर बोलते हैं। हो सकता है वो आपका पासपोर्ट भी रख ले। फिर उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है कि इस वक्त हमने नमाज़ पढ़नी है, इस वक्त उम्रा करना है, इस वक्त ज़ियारात पे जाना है। आप बाउंड हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ चाहे जाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप घूमना फिरना चाहते हैं, फिर आप काफ़िले के साथ बिल्कुल भी ना जाएं, फिर आप अकेले जाएं। अगर आप अकेले सफ़र नहीं कर सकते या आप तन्हा अकेले घबराते हैं सफ़र करने के लिए या आदी नहीं हैं, तो फिर आप काफ़िले के साथ जा सकते हैं। इसी तरह काफ़ी दोस्त पूछते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, लोगों ने वहाँ पे जाके उम्रा करने के बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे गुजर जाते हैं। घर वालों को कॉल भी करनी होती है, बताना होता है मैंने उम्रा कर लिया है, मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ, और लोगों ने इंटरनेट भी यूज़ करना होता है। वैसे तो होटल में इंटरनेट वाईफाई लगा होता है, लेकिन उसकी स्पीड कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। तो लोग पूछते हैं कि मोबाइल की सिम कौन सी इस्तेमाल करें जिसमें इंटरनेट पैकेजेस वगैरह तमाम तर मिल जाए। तो 3 किस्म की जो सिमें हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा शॉप से भी मिल जाती है। एक जैन की सिम है, एक STC की सिम है,
और एक मोबाइली कंपनी की सिम है। मोबाइली कंपनी मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तान में मोबलिंग कंपनी है जैज़ वाली, सेम इसी का ही अरबी में वहाँ पे नाम मोबाइली है। तो ये सिम में तकरीबन आपको 35 रियाल से लेकर 80-90 रियाल तक मिल जाती हैं। और आप जो सस्ती सिम लेते हैं उसमें डाटा पैकेज, इंटरनेशनल जो कॉल पैकेज होते हैं, इसमें जो मिनट्स वगैरह होते हैं वो कम होते हैं। जो एक्सपेंसिव सिम लेते हैं उसमें आप इंटरनेट आपका ज़्यादा होगा, उसमें जो इंटरनेशनल मिनट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। ट्रांसपोर्ट का दोस्त काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप मक्का पाक में हैं, ज़ियारात करने जाते हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप जो वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट हैं, आप जैसे ही मक्का पाक से बाहर निकलते हैं, कबूतर चौक वाली साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी लोकल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो आपसे 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल ले लेते हैं। वो आपको ज़ियारात करवा देते हैं। कोई ज़ियारात वो आपको दूर से ही करवा देते हैं, कोई ज़ियारात वो आपको करीब से कोई 10 मिनट आपको देते हैं ताकि आप ज़ियारात करके वापस आ सके। इस तरह छोटी छोटी ज़ियारात वो आपको करवा देते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी आप करवाएंगे तो आपको तकरीबन वो जो है करीब करीब ज़ियारात की, जहाँ पे लोकल गाड़ियाँ 20 रियाल 15 रियाल लेती है, वो आपसे टैक्सी 80 रियाल 100 रियाल 120 रियाल लेगी। उसमें आपको फ़ायदा तब होता है जब आप 3-4 दोस्त मिल के टैक्सी करवा लें और पैसे डिवाइड हो जाएं, अदरवाइज़ आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और इस तरह काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि होटल का फ़ासला जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कबूतर चौक के पास या जबल उमर के पास जो करीब तरीन होटल हैं वो लेते हैं तो फिर बिल्कुल आप अजान होती है तो इजीली मक्का पाक में जा सकते हैं। तकरीबन 300-400 मीटर का सिर्फ़ और सिर्फ फासला होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे ज़्यादातर 5 स्टार होटल और 4 स्टार होटल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल हैं और तकरीबन पर डे के हिसाब से इनका 150 से 200 रियाल आपको पर बेड मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और आप मुस्फिला कुबरी के करीब जाकर रहाइश लेते हैं तो वहाँ आपको पर बेड जो है वो 25 रियाल 30 रियाल का मिल जाता है और पूरा कमरा आपको 160-70 रियाल में मिल जाएगा। जहाँ तक खाने की बात है, मक्का पाक में बहुत ही फेमस अलबैक है। अलबैक वालों का जो क्रिस्पी चिकन है और इस तरह इनकी बहुत ज़्यादा और आइटम्स हैं, वो खाने का बहुत ही मज़ा आता है। इसके अलावा अगर आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे मक्का पाक से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे बेहतरीन खाने वाली शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ से आप हर किस्म का फ़ास्ट फूड भी ले सकते हैं और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर होटल बने हुए हैं, वहाँ से भी आप खाना ले सकते हैं। खाना बहुत ज़्यादा सस्ता इनका होता है। और आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही मक्का पाक से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें आपको नज़र आएंगी। ये शारा हिजरा और शारा इब्राहिम खलील पे बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इवन के यहाँ से खजूरें भी चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं। अच्छी बेहतरीन पैकिंग में भी खजूरें मिल जाती है और अगर आप खुली खजूरें लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाती है। इसी तरह आप अगर मदीना पाक में होटल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे मस्जिद बिलाल सिर्फ वॉकिंग 10 मिनट का फ़ासला है मस्जिद नबवी शरीफ से। आप मस्जिद बिलाल के करीब तरीन होटल ले लें, सिर्फ 300 मीटर का फ़ासला है, 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन खाने भी बेहतरीन और सस्ते हैं और जायकेदार हैं और यहाँ पे बाज़ार भी है, शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। होटल रूम भी आपको 130 रियाल में पूरा रूम मिल जाता है जिसमें 4 से 5 बेड लगे होते हैं। रूम के अंदर एसी लगा होता है, फ्रिज पड़ी होती है, एलसीडी लगी होती है और बेहतरीन कंफर्टेबल रूम होता है। और इसी तरह आप मदीना पाक में भी जब ज़ियारत के लिए निकलेंगे तो जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ से ख़ासकर फजर के टाइम जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे लोकल छोटी छोटी वैगनें लगी होती हैं, वो भी आपसे 10 रियाल 15 रियाल लेती है और आपको करीब करीब की काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत वो करवा देती हैं। और इस तरह अगर आपने मज़ीद जो सस्ते होटल लेने हैं तो फिर आप मस्जिद कूबा या मस्जिद गमामा वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ते होटल मिल जाएंगे। मनी एक्सचेंज के हवाले से काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि हमने अगर करेंसी एक्सचेंज करवानी हो तो वो कहाँ से। करेंसी एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मनी एक्सचेंजर बने होते हैं, जहाँ से आपको बेहतर रेट मिलता है, वहाँ से आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इसी तरह सबसे बेहतरीन एक और तरीक़ेकार आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ATM कार्ड है, मास्टर या वीज़ा कार्ड, तो आप उसको इंटरनेशनल ऑन करवा लें। हेल्पलाइन नंबर मिलाएंगे, वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे आपका ATM क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑन हो जाएगा और आप उससे किसी भी सऊदी अरबिया की ATM से करेंसी निकलवा सकते हैं और आपको रीज़नेबल रेट मिलेगा और आपको रियाल करेंसी मिल जाएगी। और ये नया सिस्टम सऊदी अरबिया ने इस साल हज से शुरू किया था 2023 से, जो कि आगे मुसलसल चलता रहेगा। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन भी है, मनीग्राम भी है, लेकिन बेहतरीन ATM कार्ड है। अगर आपने मास्टर कार्ड, डेबिट या क्रेडिट भी कार्ड है आपके पास, आप इंटरनेशनल उसकी ट्रांजैक्शन ऑन करवा लें तो उसकी ज़्यादा फ़ी नहीं होती।
और इसी तरह काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि जो वीज़ा हमें मिलता है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो आपको बताता चलूँ, पहले जब स्टिकर वीज़ा होता था उसकी ड्यूरेशन 30 डेज़ होती थी। 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आना होता था अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जिस भी कंट्री से हैं। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने आपको 3 माह का वीज़ा देना शुरू कर दिया है। आप उम्रा वीज़ा पे जाकर 3 माह तक वहाँ पे क़याम कर सकते हैं। और काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि फ़्लाइट रेट क्या है। तो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मौजूदा फ़्लाइट रेट चल रहा है, चाहे आप PIA की एयरलाइन ले लें, सऊदी अरबिया एयरलाइन ले लें, सऊदी अरबिया की एयरलाइन जो है उसका 5 से 7 हज़ार रुपये ज़्यादा किराया होता है PIA एयरलाइन से, और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तो सऊदी एयरलाइन का इस वक्त किराया 1,10,000 रुपये डायरेक्ट फ़्लाइट का चल रहा है पाकिस्तान से, लाहौर, इस्लामाबाद से। और इसी तरह अगर आप कोई और एयरलाइन लेते हैं तो उसका 5 से 7 हज़ार रुपये कम किराया होगा, और इसी तरह कराची से इससे भी सस्ता किराया होगा, क्योंकि वहाँ से आपका वाया कम हो जाता है। तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर आपका फ़ासला कम हो जाता है। और इसी तरह अगर आप मक्का से मदीना पाक में जाते हैं और बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 80 रियाल से लेकर 100 रियाल तक बुलेट ट्रेन की टिकट है। और अगर आप मक्का पाक से मदीना पाक जाते हैं शिरका वाली बसों में अगर जाते हैं, एक तो अगर आपको पैकेज में ही मिल चुकी है बसें तो फिर आपको वो फ्री मक्का पाक से मदीना पाक लेकर जाएंगी। लेकिन अगर आप वैसे बस करवाते हैं तो शिरका की बस कोशिश करें आपको मिल जाए, वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 50-60 रियाल लेगी, आपको 6-7 घंटे में मदीना पाक मक्का पाक से पहुंचा देगी। लेकिन बुलेट ट्रेन आपसे 100 रियाल तकरीबन लेगी, वो आपको 2.5 घंटे के अंदर अंदर मदीना पाक में पहुंचा देगी। और अगर आप प्राइवेट कोई टैक्सी करते हैं, कार करते हैं, तो फिर वो आपसे 400 रियाल से लेकर 600 रियाल तक लेगी। उसमें अगर आप 4-5 लोग हैं तो बड़ी गाड़ी करवा लें, 6 सीटर करवा लें आप, वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी और आपका सफ़र भी कंफर्टेबल रहेगा। काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि जब हमने वापस आना है तो हमने जो बैग में पैक करना है उसमें हम सामान क्या आबे ज़मज़म पानी लेकर आ सकते हैं। तो उनको मैं बता देता हूं कि अगर आप बड़े बैग में आबे ज़मज़म पानी की बोतलें लेकर आते हैं और उनको अच्छे तरीके से ढक्कन अच्छी तरह बंद करके ऊपर से टेप लगाते हैं, टेपिंग करके फ़िक्स बंद कर देते हैं ताकि लीकेज का भी ख़तरा ना हो, उससे आपका एक तो बैग जो है इसमें जितना भी सामान रखा है वो भी आपका महफूज रहेगा, दूसरा लीकेज नहीं होगी, वो बैग आपको जाने देते हैं। लेकिन आप अगर हैंड कैरी बैग में बोतलें लेकर जाते हैं तो वो आपको मना है, वो आपसे वापस ले ली जाएंगी और सिर्फ आपको जो 5 लीटर पानी की बोतल इजाज़त होगी सिर्फ वो ही आप लेकर जा सकेंगे। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बताया कि आप बैग में डालकर लेकर जाएंगे प्रॉपर पैक करके बड़े बैग में, तो फिर आपकी बोतलें जाने देंगे। और इसी तरह खजूरें आप चाहें तो मदीना पाक से भी ख़रीद लें, मदीना पाक से आपको काफ़ी सस्ती खजूरें पड़ती हैं, मक्का पाक से भी खजूरें तकरीबन सस्ती हैं। ज़्यादातर लोग मदीना पाक से खजूरें लेना पसंद करते हैं क्योंकि मदीना शरीफ में काफ़ी ज़्यादा खजूरों के बाग में है। और मदीना शरीफ में मैंने जैसा आपको बताया है मस्जिद बिलाल के करीब जो होटल हैं वो पैदल 10 मिनट के फासले पर है, और इसके पास अल बैक भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है खाने के हवाले से। इनका चिकन और इसकी क्रिस्पी जो चिकन है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मदीना शरीफ के करीब जो होटल है उसमें अब्दुल्ला अर्रादी होटल है, फंदक सफ़ा अल मनहल होटल है, लुलु अल खरीज रकम होटल है, फंदक अब्बास होटल है। और मज़ीद मैं आपको इनके विजिटिंग कार्ड भी सामने स्क्रीन पे चला देता हूँ ताकि आपको इनका एड्रेस मिल सके, इनका मोबाइल नंबर मिल सके, ताकि आप व्हाट्सएप पे इन पर रब्ता कर सकें। और अगर आप होटल बुकिंग करना चाहते हैं तो तमाम तर मालूमात आपको इनसे मिल जाएगी और आप अपने होम कंट्री में रहते हुए ही होटल बुक करवा सकते हैं। इन होटल के करीब जो खाने वाले रेस्टोरेंट हैं वो उसमें पाकिस्तानी और इंडियन खाने मौजूद हैं, सस्ते मेयारी अच्छे खाने दस्तयाब होते हैं। और यहाँ पे जो रूम है 4 बेड 5 बेड 3 बेड रूम होते हैं जिसमें फ्रिज LCD और AC की सहूलत भी मिलती है, और ये मदीना पाक से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर हैं। इसी तरह मक्का पाक में जो करीब तरीन जबल उमर के करीब होटल हैं ये 5 स्टार होटल हैं। इसके साथ ही कबूतर चौक है और कबूतर चौक से आगे फिर यहाँ पे 2 शारा इब्राहिम खलील और शारा हिजरा है। यहाँ पे जो होटल हैं फंदक लुलु अल खरीज करीब तरीन होटल है, फंदक लुलु अल खलील होटल है, ये भी मक्का पाक के करीब तरीन होटल है, फंदक अम्मार अल सुल्तान होटल है, एक फंदक अल इलिया अल हरम होटल है, फंदक नवारत शम्स होटल है। ये तमाम तर होटल बिल्कुल मक्का पाक के करीब हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होटल हैं लेकिन बेहतरीन रहाइश आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। और आप मेन रोड के ऊपर देखें कि दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। कुबरी मिसफिला जो मक्का पाक से तकरीबन 1050 मीटर के फासले पर पुल है,
वहाँ तक आपको मक्का पाक में होटल ही होटल और बाज़ार नज़र आएगा और रौनक ही रौनक नज़र आएगी। और अगर आप थोड़ा सा गलियों में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको बंगालियों वाले होटल मिल जाएंगे, अंदर गली में होंगे। ये बिल्कुल सस्ते होटल होते हैं और ये होटल नहीं होते, ये बिल्डिंग आम सी बनी होती है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है, आप चाहे शॉपिंग करें, चाहे खजूरें ख़रीदें, चाहे टोपियाँ तस्बियाँ ख़रीदें या आप होटल रूम बुक करवाएं, आपने बारगेनिंग लाजमी करनी है, थोड़ी सी बहस लाजमी करनी है और आपने 4-5 जो जगहों पे जाके घूम फिर के फिर अच्छी तरह से रेट तय करना है। बारगेनिंग ये लोग करते हैं, रेट ये ज़्यादा बताते हैं। और आप याद रखिए कि ई वीज़ा आपको 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। और ई वीज़ा हासिल करने के लिए सऊदी अरबिया उम्रे का आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए और आपके पास ID कार्ड वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप दुबई से भी उम्रा कर सकते हैं, मतलब आप पहले अपने कंट्री से दुबई चले जाएं, वहाँ से फिर उम्रा करके वापस आ जाएं। चाहे तो आप तुर्की से भी उम्रा कर सकते हैं। अगर आप दुबई से उम्रा करेंगे तो आपको दुबई की एयरलाइन करवानी पड़ेगी, जैसा कि इतिहाद एयरलाइन या एमिरेट्स एयरलाइन। और अगर आप तुर्की से उम्रा करेंगे तो फिर आपको तुर्किश एयरलाइन करवानी पड़ेगी। हो सकता है दुबई या तुर्की से आपको सऊदी एयरलाइन के ज़रिए भी सफ़र हो सके, अगर उनका वहाँ से वाया के साथ ट्रैवल हुआ तो। और दूसरा, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आब ज़मज़म हमें कितने का मिलेगा। अगर आप आब ज़मज़म किसी दुकान से लेंगे तो वहाँ से वो 15 रियाल का आब ज़मज़म का पैकेट आपको देते हैं। 5 लीटर का जो मुकम्मल पैक हुआ होता है आब ज़मज़म की बोतल, वो 15 रियाल में देते हैं। और अगर आप एयरपोर्ट से लेते हैं तो फिर आपको 8.5 रियाल का देंगे। ये भी कार्टन में पैक होता है। तकरीबन 5 रियाल का 5 लीटर आब ज़मज़म है और 3.5 रियाल का कार्टन देते हैं, जिसमें ये पैक करके देते हैं। ये तमाम तर बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात थी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।